हेलो टीम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। और आज ये सेल ओसिडिटी के जनरल इंग्लिश के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स से, जिसमें कि प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स एंड अदर ग्रामर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एंड देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे चेंज ऑफ वॉइस के, राइट? So let's start. I hope you all are ready. I will zoom out a little. Yes. So it's fine now. Okay, right. So I'll be starting the questions now. You know the drill. आपको क्या करना है? Questions को देख करके जो भी आपको answers समझ में आए वो आपको comment करनी है, and accordingly I will be checking and rectifying, and then I'll be starting. Okay, चलिए. So she said that she was feeling sick dash heart. तो उसने बोला कि शी वॉज फीलिंग सिक एट हार्ट, इन हार्ट, टू हार्ट, ऑफ हार्ट, है ना? शी वॉज फीलिंग सिक एट हार्ट, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? देखिए, सिक एट हार्ट ना एक तरह का, सिक एट हार्ट एक तरह का एक हमारा फ्रेज है, या फिर आप ईडियम कह सकते हैं, सिक एट हार्ट, जिसका मतलब है वेरी सैड एंड अपसेट, है ना? वेरी सैड एंड अपसेट, है ना? तो यहाँ पे सिक एट हार्ट ये एक ईडियम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अपसेट अगर फील कर रहे हैं कि, तो आप कह सकते हैं सिक एट हार्ट। जैसे कि द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हंगर, द आइडिया ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम हंगर इज मेकिंग मी सिक एट हार्ट, है ना? तो इट इज मेकिंग मी समथिंग विच इज मेकिंग यू वेरी अपसेट। आप उसे बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं सिक एट हार्ट, है ना? तो दिस थिंग इज अपसेटिंग मी, आई एम वेरी फीलिंग वेरी सिक एट हार्ट, है ना? तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इस ईडियम को। ओके, सिक एट हार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आई कैन राइट अ बुक, आई कैन राइट अ बुक अबाउट ग्रामर, ऑफ ग्रामर, इन ग्रामर, या फिर ऑन ग्रामर, है ना? आई कैन राइट अ बुक अबाउट ग्रामर, ऑफ ग्रामर, इन ग्रामर, ऑन ग्रामर, है ना? तो व्हाट शुड बी द आंसर? ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया कि प्रपोजिशन और आर्टिकल्स से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स सेल सीटीटी के एग्जाम्स में आते हैं। तो यू शुड बी you should be practicing all such questions and you should know the concept. I can write a book ऑन ग्रामर, है ना? मैं ग्रामर पर बुक लिख सकता हूँ, किसी भी टॉपिक पर आप बुक लिखते हो तो, है ना? तो पर को आप इंग्लिश में ऑन प्रिसाइजली आप कह सकते हो कि आई कैन राइट अ बुक अबाउट। अगर कोई पर्सन का नाम होता है या कुछ टॉपिक का नाम होता है तो इस पर्सन के बारे में मैं किताब लिख सकता हूँ, बट किसी चीज के ऊपर यहाँ पर आपको बुक लिखनी है ना। आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर, आई कैन राइट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, और आई कैन राइट अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, राइट? तो वहां पर हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो ऑन होगा। ओके, इन तो होगा नहीं, ऑफ तो होगा नहीं, अबाउट कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो आई कैन राइट अ बुक, राइट अ बुक अबाउट यू, कोई पर्सन होगा ना तो आप अबाउट यूज कर सकते हैं, है ना? अबाउट महात्मा गांधी, आई कैन राइट अ बुक अबाउट अब्राहम लिंकन, लाइक दैट। बट यहाँ पर आई कैन, कोई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है तो आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वी सर्च्ड डैश हैप्पीनेस इन वेन, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम ऐसे करते हैं ना, हम ऐसा लिखते हैं कि अगर हम लिख रहे हैं कि वी सर्च फॉर होता है, या वी आर लुकिंग फॉर, मतलब, है ना? तो इस सर्च या लुकिंग के लिए हम यूज करते हैं फॉर, कि हम सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं? हम हैप्पीनेस के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर आई एम लुकिंग फॉर माई यंगर ब्रदर, या फिर आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, है ना? तो हम बुक के लिए सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना जो सर्च फॉर या लुकिंग के लिए, जो सर्च किस बात या लुकिंग के लिए, लुकिंग के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फॉर। तो वी सर्च फॉर हैप्पीनेस इन वैन, है ना? वी सर्च फॉर हैप्पीनेस। पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 हो, देखिए। यू आर एडवाइज टू राइट बाय पेंसिल, इनटू पेंसिल, विथ पेंसिल, या फिर इन पेंसिल। राइट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? राइट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? यू आर एडवाइज टू राइट
बाय पेंसिल, इनटू पेंसिल, विथ पेंसिल या इन पेंसिल। तो हम हमेशा राइट के साथ जो प्रिपोजिशन यूज करते हैं दैट इज यू आर एडवाइज टू राइट विथ पेंसिल, है ना। यू शुड बी राइटिंग विथ पेंसिल, या चिल्ड्रंस आर टोल्ड टू राइट विथ पेंसिल, या फिर प्लीज राइट विथ पेन, या फिर प्लीज यू, है ना। तो यहाँ पर राइट के साथ हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है विथ, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 4 का सी, यू आर एडवाइज टू राइट विथ पेंसिल। ओके, बिवेयर डैश बैक बाइटर्स, है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना, कहीं पे भी बिलबोर्ड वगैरह लगे रहते हैं या फिर कुछ भी कि बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, है ना। तो जो ना जो चोरों से सावधान, तो चोरों से सावधान, तो उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, कहेंगे चोरों से सावधान को इंग्लिश में हम बोलेंगे बिवेयर ऑफ थिप्स, है ना। हम क्या बोलेंगे, बिवेयर ऑफ थिप्स। ओके, तो बिवेयर के साथ हमेशा थिप्स लगता है ना। तो बिवेयर ऑफ थिप्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, बिवेयर ऑफ बैक बाइटर्स। आप है ना, तो बिवेयर ऑफ, यस, तो बिवेयर ऑफ मैनिपुलेटिव पीपल, है ना। तो कुछ भी अगर आपको किसी से सावधान रहना है और बिवेयर यूज कर रहे हैं, तो बिवेयर ऑफ और फिर जिससे सावधान रहना है, दैट इज द रूल। तो बिवेयर ऑफ बैकबाइटर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, choose the correct article from the given alternatives. he is dash one eyed person. यहाँ पे क्या होगा बताइए, he is dash one eyed person, he is a one eyed person, he is an one eyed person, he is the one eyed person. What should be the article जो कि one eyed के साथ लगेगा? What should be the answer? यस, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एन बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ए ई आई ओ यू आप बोलेंगे कि यहाँ पे ओ है तो एन लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में वन जो है वो जैसे डब्ल्यू, लगभग लगभग डब्ल्यू जैसा प्रोनाउंसिएशन है वन, है ना। तो वन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से हम लेते हैं, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, है ना। तो एच है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमारा ओ से आ रहा है, ऑनेस्ट, है ना। तो हम एन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो डब्ल्यू वर्ड से आ रहा है। वन में जो प्रोनाउंसिएशन है वो डब्ल्यू वर्ड से आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे अ लिखेंगे। ही इज अ वन आइड पर्सन, नॉट एन वन आइड पर्सन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ही इज अ वन आइड पर्सन, ही इज नॉट एन वन आइड पर्सन। करेक्ट, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। Choose the correct determiner from the given option. I love my book so much so that I cannot part dash them. ये हमारा सेंटेंस है। आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट डैश देम। यस, तो यहाँ पे जो फ्रेज है वो यूज होता है आई कैन नॉट पार्ट विथ देम, है ना, है ना। आई कैन नॉट पार्ट विथ देम, इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट पार्ट विथ माई पेरेंट्स, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप जिस किसी से भी अलग नहीं हो सकते, तो उसके लिए जो आप फ्रेज यूज करते हैं वो होता है पार्ट विथ, है ना। तो आई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पार्ट विथ चिल्ड्रन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पार्ट विथ पेरेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पार्ट विथ फ्रेंड्स, है ना। तो आप ऐसा यूज करते हैं कि अब दोस्तों से दूर होना मुश्किल है, तो इट इज डिफिकल्ट टू पार्ट विथ फ्रेंड्स। So this is how you part. This is difficult to part with friends, है ना। फ्रेंड से दूर होना बहुत मुश्किल है, तो पार्ट विथ यूज करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पार्ट विथ पेरेंट्स, पेरेंट्स से दूर होना काफी मुश्किल है, राइट। तो जो पार्ट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है विथ। हमेशा याद रखेंगे, आई लव माई बुक सो मच, मुझे अपनी किताबों से इतना प्यार है कि उससे अलग जाना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन इन एग्जाम एज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ ही हैड आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, if he had answered all question, he will be selected, will have selected, would have been selected, was selected, had selected, है ना। ऐसे बच्चों को क्वेश्चन डाउट होता है कि सेंटेंस कंप्लीशन का डाउट होता है। इफ ही हैड आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, अगर उसने सारी क्वेश्चन का जवाब दे दिया होता, केबीसी में होता है ना कि केबीसी में अगर उसने लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया होता तो वो 1 करोड़ रुपए जीत जाता। करेक्ट, तो इफ ही हैड आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस वेल, if he had answered all questions well,
he will have selected, would have, he was selected है, ये हर हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर केबीसी के सारे आंसर्स के जवाब उसने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए होते तो वो 2 करोड़ रुपए जीत जाता। तो वो 2 करोड़ रुपए जीत गया होता। इसे हम क्या ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? क्वेश्चंस का आंसर दे देता केबीसी में तो वो 2 करोड़ रुपए जीत गया होता। जीत गया होता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? He would have won 2 करोड़ रुपीज। He would have selected, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? would have। वो जीत गया होता, अगर ऐसा हो गया होता तो वो जीत गया होता। तो if he had answered, ये V3 है ना, answered का V3 है, past V3, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट अगर है तो हम फिर आगे क्या लगाएंगे? वुड हैव, शुड हैव, ऐसा है ना। तो ही वुड हैव सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो गया होता को हम बी बोलेंगे, वॉज सेलेक्टेड नहीं। तो V3 के साथ सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो हम वुड हैव या शुड हैव लगाएंगे। विल हैव का भी यूज मैं आगे बताऊंगी कि विल हैव कहाँ यूज होता है, आगे देखेंगे। यहाँ पे वुड हैव होगा, वॉज सेलेक्टेड नहीं, हैड सेलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ऑल गेस्ट्स, हाँ देखिए यहाँ पर है, all guests dash the hall by now tomorrow। Question number 9 VVI, very interesting। all guests dash the hall by now tomorrow। कल इस समय तक सारे गेस्ट हॉल में पहुंच गए होंगे, है ना। कल इस समय तक, मान लीजिए कल आपके घर में शादी है ना, तो कल दिन के 12 बजे, कल बाय 12 नून आपके घर में सारे गेस्ट पहुंच गए होंगे। तो आप इसे, ये अगर हिंदी में है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, है ना। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जो मेरा अभी फिलहाल तरीका है सेल ओसिटेटरी के लिए, वो एक सिंपल आसान भाषा में बताना, आपको समझाना, और जितना हो सके हिंदी में भी यूज करना और समझाना। तो इसलिए इस तरह से बताया जा रहा है। सारे आपके घर में कल शादी है तो कल दिन के 12 बजे तक सारे गेस्ट पहुंच गए होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पहुंच गए होंगे, तो विल हैव रिच्ड, है ना। तो अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि अगर कल तुमने सारे जवाब दे दिए होते, कल लास्ट वीक तुमने सारे जवाब दे दिए होते तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होता, तो वुड हैव। और नेक्स्ट डे मेरे घर में गेस्ट आ चुके होंगे, उसे कहते हैं विल हैव, विल हैव रिच्ड, है ना, विल हैव रिच्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑल द गेस्ट पहुंच गए होंगे मतलब विल हैव रिच्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दे डैश जस्ट डैश आउट टू सी इफ एनीबडी हैज कम। इसको पढ़िए, मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, यूज कीजिए, जस्ट यूज योर माइंड। यहाँ पे तो गलती करने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। तो यूज योर माइंड, देखिए कि आपको क्या लग रहा है और एक्चुअल आंसर क्या है। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? अगर कुछ गलती हुई तो वहां सीखने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। तो दे जस्ट डैश आउट टू सिर्फ एनीबडी। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको सेल ओसिटेटिव में देखने को मिलेंगे, इसी तरह के कुछ फिलिंग द क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आएंगे जिसमें इस तरह की चीजें होंगी और फिर आपको ये क्लास के नोट्स याद आएंगे। दे के साथ क्या होता है? पहले हैज है, हैव है, ऑप्शन भी देखेंगे। तो दे के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं और ही के साथ हैज लगाते हैं, है ना। तो दे हैव जस्ट, वो है ना, वो लोग बाहर निकले हैं देखने के लिए कि कोई आया है क्या। तो दे हैव, और हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? दे हैव ईटन, दे हैव रिटन, दे हैव सीन, तो दे हैव गॉन, है ना, दे हैव गॉन। तो दे हैव, ये सिंपल सेंटेंस है, दे हैव गॉन। उसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पे, दे हैव जस्ट गॉन आउट, दे हैव जस्ट गॉन आउट, दे हैव गॉन आउट, वो लोग बाहर चले गए हैं, कहते हैं ना। तो वो लोग अभी तुरंत बाहर गए हैं देखने के लिए कि कोई आया है क्या, है ना, राइट। सब हिंदी में समझ में आ रहा है कि वो जस्ट अभी गए हैं बाहर देखने के लिए। टू सी मतलब, यहाँ पे टू का मतलब है के लिए, देखने के लिए कि कोई आया है क्या, है ना, राइट, यस, ठीक है। दे हैव गॉन, तो दे हैव जस्ट गॉन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लुक हाउ द बर्ड्स डैश इन द स्काई। देखो किस तरीके से बर्ड्स, तो यहाँ पे क्या होगा? आर फ्लाई, आर फ्लाइंग, फ्लाई फ्लू। देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट शुड बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 11, आप किसी मोमेंट पे बता रहे हो कि लुक हाउ द बर्ड्स आर फ्लाई, फ्लाई, आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लगता है आंसर क्या होगा? लुक हाउ द बर्ड्स, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ क्या होता है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना। आई रीड, श्याम स्टडी, बर्ड्स फ्लाई, ये है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक मोमेंट की बात कर रहे हैं कि देखो इस मोमेंट पे जो बर्ड्स हैं वो अभी आसमान में उड़ रहे हैं,
है ना। बर्ड्स अभी आसमान में, देखो बर्ड्स अभी आसमान में उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ते हैं ये पता है। हिंदी में देखेंगे, हिंदी में कभी कभी नहीं समझ में आएगा ना, तो माइंड में सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि हिंदी में क्या बातें करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो टाइम कम है तो मैं बिल्कुल आपको ग्रामर के एक रूल्स बताऊंगी तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो और क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट तो आते नहीं कि ग्रामर के एक रूल्स में जाना पड़ेगा, क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं। तो आप थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा तो भी हो जाएगा। कि अगर आप किसी को बोलोगे कि देखो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, आप ऐसा बोलोगे आसमान में पक्षी उड़ते हैं, ये एक जनरल सेंटेंस है, तो उसको आप स्पेसिफिकली बता रहे हो कि देखो इस मोमेंट में आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। तो लुक हाउ द बर्ड्स आर फ्लाइंग, है ना। देखो तो श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, तो लुक श्याम इज नाउ स्टडिंग, देखो श्यामा भी पढ़ रहा है, इस मोमेंट पे श्यामा भी पढ़ रहा है। श्याम पढ़ता है सबको पता है, ठीक है, लेकिन देखो इस मोमेंट पे श्यामा भी पढ़ रहा है। तो लुक हाउ द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बताया जा रहा है कि देखो इस मोमेंट पे पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे हिंदी में कि देखो आसमान में पक्षी उड़ते हैं, ये नहीं बोलोगे, आप ये बोलोगे कि देखो इस मोमेंट पे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। तो 11 का बी हो जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नहीं समझ में आएगा, बस थोड़ा सिचुएशन देखिएगा माइंड में, थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। और हिंदी में कन्वर्ट करके देखिएगा कि अगर आपको हिंदी में बोलना होता तो आप कैसे बोलते, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो। नहीं तो अगर आपको इंग्लिश में पता चल रहा है तो भी ठीक है, जैसे भी आपको लगे, आप जिस भी रास्ते से जाए, लेकिन आपको आंसर सही टिक मार्क करना है ना। तो चूज द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, है ना। कि यहाँ पे देखिए कि अगर कोई ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब आपके सिलेबस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है, जा सकता है, तो क्या पता इससे एक आध क्वेश्चन आ जाए। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसके लिए कोई एक वर्ड यूज करना पड़ता है ना। तो इसके लिए अगर आप अपनी लाइफ में कोई वर्ड यूज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो वो आप बताइए, कोई ऐसा चीज जिसको फिलहाल आप यूज नहीं करते हैं, कोई ऐसा चीज जिसको फिलहाल आप यूज नहीं करते। अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर यूज इन यूज, ठीक है। अब नोकिया 11 फोन नो लॉन्गर इन यूज, है ना। नोकिया 11 कोई यूज नहीं करता है ना, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। तो उसी तरह तो कोई बहुत सारे पुराने वर्ड्स हैं जो कि लोग अभी यूज नहीं करते, कोई ऐसा लॉ है जो कि लोग यूज नहीं करते, तो आप उसको क्या बोलोगे, सिनिक मतलब, सिनिक मतलब कि थोड़ा ये सिनिक थोड़ा मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है। सिनिक मतलब कोई बहुत ज्यादा जिसका बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स नहीं है, ठीक है, बहुत गुस्सा कर रहा है या बहुत हंस रहा है या बहुत ज्यादा कुछ भी अनफ्रेंडली सोशल बिहेवियर सिनिक हो जाएगा, ठीक है। आउटडेटेड मतलब पुराना हो गया है ना, पुराना। आउटडेटेड पुराना है ना, कि ये फोन आउटडेटेड है, नोकिया 11 आउटडेटेड फोन है। लेकिन यहाँ पे वर्ड और लॉन्ग, इससे भी बेटर एक वर्ड है ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट, ठीक है। कोई लैपटॉप या फोन जो पुराना हो जाता है, ठीक है, हम उसे ऑब्सोलेट कहते हैं। कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है उसे ऑब्सोलेट कहते हैं। रिटाइसेंट मतलब क्या होता है, रिसाइटेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड, मतलब किसी कोई ऐसा पर्सन होता है ना जो ज्यादा बातें नहीं करता, वो खुद में ही रहता है, तो दैट पर्सन है रिसाइटेंट कैरेक्टर, आप कह सकते हैं कि वो ज्यादातर रिजर्व ही रहता है। वो अब वो अपने आप को या अपनी बातें वो पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता, तो वो रिटाइसेंट है ना। तो वो क्या है रिटाइसेंट, अगर आप पब्लिकली अपनी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं शेयर करना चाहते देन यू आर रिटाइसेंट। तो आप कह सकते हो आई एम वेरी रिटाइसेंट अबाउट माई पर्सनल लाइफ। हो सकता है कभी कोई इंटरव्यू में हीरो एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं कि आई एम वेरी रिटाइसेंट अबाउट शेयरिंग दिस थिंग्स अबाउट माई पर्सनल लाइफ, है ना। तो वो होता है रिजर्व, उसका मतलब होता है अनिच्छुक, है ना, कम बोलने वाला, इनिच्छुक, रिजर्व पर्सन रिटाइसेंट। ऑब्सोलीट मतलब कोई ऐसा चीज जिसकी अभी आप यूज नहीं करते, ठीक है। पहले के जमाने में काफी सारी चीजें यूज होती थी जो कि अभी यूज नहीं होती, तो वो सारा बोलोगे कि चीजें ऑब्सोलेट हो चुकी, चीजें क्या हो चुकी है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये एक बहुत अच्छा ईडियम है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब क्या होता है, एट सिक्सेस एंड सेवन, इसका मतलब होता है कि कोई चीजें बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हिंदी में भी मुहावरा है छक्के और साथ में, है ना, छक्के और साथ में, कि सारी चीजें बिखरी पड़ी है मतलब सारी चीजें छक्के और साथ में है ना। तो अव्यवस्था कुछ है तो उसके लिए हम और कुछ अगर चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो हम सिक्सेस एंड सेवंस कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज एट सिक्सेस एंड सेवंस ओवर द इशू ऑफ
ओवर द इशू ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, है ना. गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है कि भाई क्या करें. या फिर अगर आपका रूम काफी ज्यादा अगर अगर आप किसी मोमेंट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना है, तो आप बोलोगे आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम एट 6s and 7s राइट नाउ, है ना. मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मेरा माइंड अभी इतना डिसऑर्डर्ड है कि समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना है. यू विल से आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम एट 6s and 7s, राइट. तो 6s and 7s मतलब इन डिसऑर्डर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर, है ना. इसका मतलब क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 14, टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब कि बातें सुनना नहीं, है ना. कि आई टोल्ड हर टू हेल्प मी बट शी टर्न अ डीफ ईयर, मतलब कि वो मेरी बात नहीं सुनी. होता है ना कि आपने मेरी बात नहीं सुना, तो यू हैव टर्न अ डीफ ईयर टू मी, मतलब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो. तो नॉट टू लिसन टू, है ना. तो क्या हो जाए, टू लिसन केयरफुली नहीं, टू टर्न द ईयर नहीं, टू नॉट टू लिसन टू. पॉइंट नंबर बी होना चाहिए. हाँ, नॉट टू लिसन टू होगा, लिस्टेड नहीं, लिसन, LISCENED, नॉट टू लिसन टू. आपने टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब किसी की बात को अनसुना कर देना. हिंदी में मोस्ट प्रिसाइजली बातें सुनकर अनसुना कर देना को कहते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर. ओके, यस. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, टू ईट अ हम्बल पाई. टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है. यस, टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि एपोलाइज हम्बली, है ना. एपोलाइज हम्बली, अगर कुछ गलती हुई तो फिर जो अगर गलती हुई और कुछ एपोलॉजी अगर डिमांड कर रहे हैं तो हम कहते हैं टू ईट अ हम्बल पाई. यस, 1 सेकेंड. अगर आप एडमिट करते हो कि आप रॉन्ग हो और उसके बाद जो आप एपोलाइज करते हो, माफी मांगते हो, तो हम कहते हैं टू ईट हम्बल पाई. करेक्ट, दैट इज टू एपोलोगाइज, टू एपोलोगाइज हम्बली, उसे कहते हैं टू ईट हम्बल पाई. ओके, राइट. नेक्स्ट, 1 सेकेंड, लैपटॉप हैंग फॉर अ सेकेंड. चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फिल इन द ब्लैंक्स के. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे चेंज ऑफ वॉइस के, राइट. चेंज ऑफ वॉइस, तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग देखेंगे. हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, हु इज क्रिएटिंग दिस मेस. तो इसमें क्या है कि ये है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, है ना. तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना. यही होता है. तो हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और प्रेजेंटली ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ऐसे हम चेंज कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट में, है ना. जैसे कि यू कम हेयर, आई, है ना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है. अब यहाँ पे इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि आई टोल्ड हिम टू कम हेयर, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर यू को हम ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं. तो हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, तो मेस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. तो द मेस इज बीइंग क्रिएटेड बाय हुम, है ना. बाय हुम द मेस इज दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड, ये, या फिर दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड बाय हुम, है ना. ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये हमारा पहले ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लास्ट में आता है. अब ये पहले आ रहा है. अब मेन फोकस हम इस पे करेंगे कि दिस मेस और अगर इज आईएनजी है, इज के बाद आईएनजी है तो हम क्या लगाते हैं, इज के बाद फिर बीइंग लगाते हैं, है ना. इज बीइंग क्रिएटेड, तो इज आईएनजी को हम इज बीइंग ईडी इसमें चेंज कर देते हैं. तो हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, तो दिस मेस ये हमारा ऑब्जेक्ट हम वैसे ही लिखेंगे, दिस मेस. फिर इज क्रिएटिंग को हम इज बीइंग क्रिएटेड, इज आईएनजी और फिर लास्ट में ईडी ये लगाते हैं. इज बीइंग क्रिएटेड बाय हुम, और हु का हुम हो जाता है ना. तो दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड बाय हुम. यहाँ पे बाय हुम अगर पहले भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके. तो दिस इज द रूल फॉर चेंजिंग ऑफ एक्टिव टू पैसिव. ये वॉइस हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड बाय हुम. ओके, ठीक है. बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड. हाँ, ऑब्वियसली अगर इसे थोड़ा अरेंज करके हमें लिखना है तो बाय हुम दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड, तो बेटर यही होगा कि इज दिस मेस लिखेंगे. बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, बाय हुम इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड.
किसके द्वारा इस मेस को क्रिएट किया जा रहा है, तो बाय whom is this mess being created, करेक्ट, करेक्ट, बाय whom is किसके द्वारा ये मेस क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, आंसर डी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, वो लोग मुझे हर सुबह ग्रीट करते हैं चेयरफुली, वो लोग मुझे हर सुबह चेयरफुली ग्रीट करते हैं, दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, अब इसे मुझे बनाना है क्या, सब्जेक्ट, ओके, तो आई एम ग्रीटेड, I am greeted cheerfully by them, I am greeted cheerfully by them every morning, यहाँ पे बिल्कुल सही लग रहा है ना, I am being greeted, they greeting me अगर होता तो होता I am being greeted, बट अगर सिंपल लिखा रहेगा, अगर सिंपल हमारा टेंस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम उसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे कि अगर I है तो I के साथ am लगाएंगे, और I am ग्रीटेड, आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, है ना, कि वो मुझे रोज सुबह ग्रीट करते हैं, तो आप इसे वॉइस चेंज करेंगे, तो मैं हर सुबह उनके द्वारा ग्रीट किया जाता हूँ, तो आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, मैं रोज सुबह उनके द्वारा ग्रीट किया जाता हूँ, तो आई एम ग्रीटेड, मैं ग्रीट किया जाता हूँ, आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, पॉइंट नंबर बी, 17 का बी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डू यू इमिटेट अदर्स, डू यू इमिटेट अदर्स, है ना, यहाँ पे क्या है, अदर्स हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमें सब्जेक्ट बनाना है ना, सेंटेंस का मेन फोकस हमें सब्जेक्ट पे डालना है, मतलब अदर्स पे डालना है, तो डू यू इमिटेट अदर्स, अब अदर्स के हिसाब से हमें अपने वर्ब को भी चेंज करना है, ठीक है, तो डू यू इमिटेट अदर्स मतलब कि अदर्स आर, है ना, आर अदर्स, आर अदर्स, आर अदर्स, क्योंकि अदर्स है तो अदर्स के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, डू यू इमिटेटिंग अदर्स में बीइंग होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हम बाय करके फिर लगाते हैं कि आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम, है ना, तो अदर्स आर अदर्स बीइंग इमिटेटेड बाय यू, है ना, तो ये जो सब्जेक्ट है उसको हम बाय के साथ यूज करते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग है कि डू यू इमिटेट अदर्स, ओके, तो आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, सिंपल, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, आर अदर्स, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था द ग्रीट, तो अगर सिंपल होता है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब यूज करके और ग्रीटेड कर देंगे, ईडी लगा देंगे, तो यहाँ पर भी यही है, तो अदर्स है तो सिंपल लिखा है, तो अदर्स के साथ जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा आर, उसके साथ लिख करके फिर ईडी लगा देंगे, तो आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, है ना, अगर सिंपल यही रहता यू इमिटेट अदर्स, यू इमिटेट अदर्स, तो आप इसका क्या करते, आप इसमें क्या लिखते, अदर्स आर इमिटेटेड, यू इमिटेट अदर्स मतलब अदर्स आर इमिटेटेड बाय यू, इमिटेट मतलब कॉपी करना, अदर्स आर इमिटेटेड बाय यू, है ना, ये होता, यहाँ पे बस क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया डू यू इमिटेट अदर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा इसी का क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा इस सेंटेंस का, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू होगा, इसलिए पॉइंट नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट, क्लियर नहीं दिख रहा, ओके आई विल जूम, हाँ अभी ठीक है, आई होप अब दिख रहा होगा, ओके, तो डू यू इमिटेट अदर्स, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, आई होप इट इज क्लियर, हाँ मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, है ना, अब इसका हमें वॉइस चेंज करना है, ओके, सो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो हमारा सेंटेंस इससे स्टार्ट होगा, तो योर शूज नीड, अब ये यहाँ पे भी देखिए सिंपल प्लेन है, सिंपल प्लेन प्रेजेंट टेंस है, तो योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड प्रॉपरली, सिंपल,
है ना, यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, तो इसमें योर शूज है, ये सब्जेक्ट है, तो योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड, है ना। यहाँ पे वर्ब का V3 हो जाता है, जो ईडी लग जाता है, मतलब जो सिंपल होता है उसका V3 हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्लीन का क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमने देखा कि ग्रीट का दे ग्रीट मी, मतलब आई एम ग्रीटेड, ईडी लग जाता है ना। अदर्स आर इमिटेटेड, अदर्स आर इमिटेटेड, तो यहाँ पे योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड, है ना, योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड प्रॉपरली, पॉइंट नंबर सी, है ना। यू नीड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली मतलब योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड प्रॉपरली, वर्ब का V3 हो जाए, है ना, नीड टू बी क्लीन प्रॉपरली। 19 का आंसर सी होगा, करेक्ट। ओके, यू नीड टू वर्क, है ना, यू नीड टू वर्क, यू नीड टू वर्क, तो हम इसे अगर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या, तो हम इसे क्या इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल में, सिंपली देखिए, यू नीड टू वर्क, तो वर्क इज नीडेड टू बी डन बाय यू, यू नीड टू डू वर्क, यू नीड टू डू वर्क, तो वर्क इज नीडेड टू बी डन बाय यू, है ना। अगर ये रहता कि यू नीड टू डू वर्क, यू नीड टू डू वर्क, तो आप इसको क्या कन्वर्ट करते, वर्क इज, है ना, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वर्क इज हाँ, वर्क इज नीडेड टू बी डन, वर्क इज, या फिर नहीं, यहाँ पे वर्क नीड्स टू बी डन हो जाएगा, वर्क नीड्स टू बी डन बाय यू, यू नीड टू वर्क मतलब वर्क नीड्स टू बी डन बाय यू, तो उसी तरह है योर शूज नीड टू बी क्लीन्ड प्रॉपरली। ओके, सिंपल है ना। यू नीड टू डू वर्क, यहाँ पे हमने वर्क को बनाया सब्जेक्ट, और उसके बाद ये नीड है, नीड्स टू बी डन, क्योंकि डन को हमें V3 में चेंज करना है, तो वर्क नीड्स टू बी डन बाय यू, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द इन्विजिलेटर वाज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, इन्विजिलेटर जो है वो इंस्ट्रक्शन को रीड आउट कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया कि जो इन्विजिलेटर है वो रीड कर रहा था इंस्ट्रक्शन में। अब इंस्ट्रक्शन से हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे कि द इंस्ट्रक्शन, अब ING होता है तो बीइंग लग जाता है, द इंस्ट्रक्शन वाज बीइंग, अब रीडिंग है तो रीड का V3 क्या होता है, रीड ही होता है, तो इंस्ट्रक्शन वाज बीइंग रेड बाय इन्विजिलेटर, द इंस्ट्रक्शन वाज बीइंग रेड बाय द इन्विजिलेटर, है ना। द इन्विजिलेटर वाज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन को हम लोग मेन सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो इंस्ट्रक्शन वाज, तो अगर ING रहता है ना, वॉज के साथ ING रहेगा तो क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म ED विच इज वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना। तो वॉज बीइंग रेड आउट बाय इन्विजिलेटर, ओके, वॉज बीइंग रेड आउट बाय इन्विजिलेटर, द इंस्ट्रक्शन हाँ, तो वॉज इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस है तो वेयर हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शन वेयर बीइंग रेड बाय इन्विजिलेटर, अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहता तो वॉज होता, तो द इंस्ट्रक्शन वेयर बीइंग रेड आउट बाय इन्विजिलेटर, पॉइंट नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा है, करेक्ट है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम, ओके। अब क्या होगा, ये द एनर्जी ऑफ स्टीम, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द एनर्जी ऑफ स्टीम, पहले लिखेंगे, और अगर डिस्कवर्ड होता है, अगर सिंपल हमारा पास्ट टेंस है तो फिर हम उसे वॉज और V3 लगाते हैं, है ना। वॉज और V3 मतलब सिंपली कि जेम्स वॉट ने एनर्जी ऑफ स्टीम को डिस्कवर किया, तो एनर्जी ऑफ स्टीम जेम्स वॉट के द्वारा डिस्कवर किया गया, तो आप देख रहे हैं कि हिंदी में कैसे चेंज हो रहा है, जेम्स वॉट ने एनर्जी ऑफ स्टीम डिस्कवर किया, तो आप इसे कहेंगे कि एनर्जी ऑफ स्टीम, जब वॉइस चेंज करेंगे तो आप कहेंगे एनर्जी ऑफ स्टीम जेम्स वॉट के द्वारा डिस्कवर किया गया, तो एनर्जी ऑफ स्टीम जेम्स वॉट के द्वारा, तो बाय जेम्स वॉट, एनर्जी ऑफ स्टीम जेम्स वॉट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो डिस्कवर किया गया था तो क्या लिखेंगे, वॉज डिस्कवर्ड, एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट, है ना। तो अगर प्लेन पास्ट है तो हम इसे वॉज लगा देते हैं, आगे में हम वॉज लगा देते हैं, तो द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स वॉट, द एनर्जी ऑफ स्टीम
was discovered by James Watt. Point number B. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे. आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर. आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, है ना. तो आई कैन नॉट, ये हमारा सब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट बनाएंगे. तो योर ऑफर कैन नॉट, देखिए इस हिंदी में देखेंगे, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता. तो हम इसे क्या बोलेंगे? तुम्हारा ऑफर मेरे द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. हिंदी में क्या बोलेंगे? तुम्हारा ऑफर मेरे द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. तो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता बाय मी, है ना. ये मैंने आपको पहले कभी बताया था कि आई अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो आई लिखते हैं, और अगर जैसे कि ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो हम मी लिखेंगे. यहाँ पे हम आई नहीं लिखेंगे. मी इज ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ आई. जब भी आई को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तब हम मी लिखते हैं. ओके. तो योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी. तो यहाँ पर बी हो गया और V3 हो गया, है ना. तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? बाय डिफॉल्ट बी है. तो योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी. ओके. एंड द आंसर इज यहाँ पे पॉइंट नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, है ना. वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे. तो आप इसे क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस में पुलिस को उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा. पुलिस को उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा. तो द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, है ना. पुलिस को दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, या फिर वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर पुलिस को उनके द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा. तो पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम. द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड. यहाँ पे भी इसको V3 में कन्वर्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बी आएगा. तो द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम. दे का देम हो जाता है, हु का हुम हो जाता है. हु विल इन्फॉर्म द पुलिस. अगर ये रहता हु विल इन्फॉर्म द पुलिस तो क्या होता? द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय हुम, या फिर बाय हुम को आगे कर देंगे, बाय हुम द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड. ये रहता अगर दे की जगह हु रहता तो, राइट. तो इसलिए द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम. करेक्ट. आई होप ये सिर्फ समझ में आ रहा है आपको. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है. दार्जिलिंग ग्रोज टी. दार्जिलिंग में चाय उगती है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? अगर वॉइस चेंज करेंगे तो चाय को दार्जिलिंग में उगाया जाता है ना. चाय को दार्जिलिंग में उगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग ग्रोज टी. तो यहाँ पर हम टी को फोकस में रखेंगे, टी को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो क्या होगा कि टी को दार्जिलिंग में उगाया जाता है ना. चाय को दार्जिलिंग में उगाया जाता है. तो उगाया जाता है तो टी इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए बीइंग कब लगाएंगे? अगर दार्जिलिंग इज ग्रोइंग टी, अगर ऐसा रहता है दार्जिलिंग इज ग्रोइंग टी, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि टी इज बीइंग ग्रोन, है ना. क्योंकि इज और आईएनजी में हम लगाते हैं बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म. लेकिन यहाँ पे ये जब प्लेन है, अगर प्लेन हमारा प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? टी इज, सिंपल, ये टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग. टी तो हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसका V3 लगा देंगे. तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, है ना. यहाँ पे ये जो टी है उसको भी हमने यहाँ पे लिखा. हेल्पिंग वर्ब बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? इज आ रहा है. तो टी इज ग्रोन. यहाँ पे इसका V3 क्या है? ग्रोन. तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग. करेक्ट. तो 25 का आंसर हो जाएगा सी. यस, 25 का बी आंसर किसने किया है? लेट द टी. नहीं भाई, ये इसको इंट्रोड्यूस करने का अभी कोई पॉइंट नहीं बना है. यहाँ पर सिंपली ये है कि दार्जिलिंग ग्रोज टी. तो फिर इसको हम वॉइस चेंज करके लिखेंगे टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अगर ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो इज बीइंग ग्रोन लिखते. दैट्स इट. इतना ही मसला है और कोई मसला नहीं है ना. तो पॉइंट नंबर सी आंसर हो जाएगा. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही है. तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ऑलरेडी. तो कल से जो भी सेशन होगा इंग्लिश का सेलोसिटी के लिए, उसमें मिसलेनियस
मिसलेनियस इंग्लिश के MCQs को सॉल्व किया जाएगा। अगर किसी फिर भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगी। मुझे लगता है कि मैंने सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड देन नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाया है। तो अब हम लोग एक मिसलेनियस मॉडल पेपर जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कल से, right? So I hope all these sessions are very helpful for you. Even if you feel that अगर कुछ आपके स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मुझे बताइएगा. I will take session on that topic separately. So I'll be ending the session now. Thank you all for your time. Yes, thank you.